हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 10 अगस्त को जो मॉक टेस्ट हुआ था RWF पर उसका मैथ सॉल्यूशन यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ सॉल्यूशन करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले उन संख्याओं को लिखेंगे जो 4 ऑप्शन में गिवन है। तो वो है √7 और ये हुई 45 और यहाँ 4। तो सबसे पहले इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है कैसे पता लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रूट में a और इसकी पावर n यहाँ लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। और रूट के बाहर अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। तो सबसे पहले इस ये जो 11 की रूट 11 है, इसे कैसे लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 11 की पावर 1/3, उसे लिखेंगे 7 की पावर 1/2 और ये 45, तो इसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है 45 की पावर 1/4। अब हमें क्या करना है, 3, 2 और 4 इनका लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, और इस 12 जो एलसीएम आया है हमारा, इसका मल्टीप्लाई हम इनकी पावर्स में करेंगे। तो 11 की पावर 1/3 इंटू 12, 7 की पावर 1/2 इंटू 12 और 45 की पावर 1/4 इंटू 12। अब क्या हो जाएगा हमारा 3 से ये 4 टाइम्स, तो 11 की पावर 4, 7 से ये 2 से 6 टाइम, तो 7 की पावर 6 और ये 45, तो 4 से ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 45 की पावर 3। तो हमारे पास अब संख्या क्या आई, 11 की पावर 4, 7 की पावर 6 और 45 की पावर 3। अब हमें कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 11 की पावर 4 को हम क्या ले सकते हैं, 11 की पावर 3 इंटू 11, क्योंकि बेस सेम है और पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब भी यही होगा 11 की पावर 4। तो 11 की पावर 3 कितनी होती है 1331 और 11 ऐसे ऐसे का ऐसा ही। 7 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3। 45 की पावर की 3 को हम लिख सकते हैं 45 की पावर 2 और इंटू 45 इंटू और ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 343 इंटू 343 और ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर होता है 2025 इंटू 45। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर हम एग्जाम में इनका मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमें इसे कैसे करना है, अप्रॉक्स मेथड से करना है। जैसे अगर हम 11 को 10 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13,310। और इसको 343 और 343 को अगर हम अप्रॉक्स वैल्यू में 300 इंटू 300 अगर हम मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 0 0 0 0 यानी 90,000। और ये अगर इसे हम 2000 मान लें, 2000 और इसे हम मान लें 40, तो ये कितना हो जाएगा 80,000। कितना हो जाएगा 80,000। तो हमें पता लग जाएगा अब अप्रॉक्स मेथड से सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकली हमारी, 7 की पावर 6 और 7 की पावर 6 उससे छोटी 45 की पावर 3 और सबसे छोटी है 11 की पावर 4। यानी जो हमारी क्वेश्चन है 7 की पावर 6, 7 की पावर 6 क्या थी √7, तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी √7। उसके बाद 45 की पावर 3, तो यानी 45 ये वाली संख्या, क्योंकि ये तो ओरिजिनल संख्या तो यही है, बाद में तो हमने जब पावर से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। तो उससे छोटी कौन सी है, उसकी छोटी है 445 और सबसे छोटी संख्या 11 की पावर 4 यानी कि √3। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, ये सेटिस्फाई है इससे, इस कंडीशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द नंबर्स ऑफ सीट्स इन अ सिनेमा हॉल increases by 20% and the price of a ticket also increase by 8%. What is the percentage increase in the revenue collected? तो एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 20% की वृद्धि होती है, सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। यानी पहले अगर 100 सीट थी तो अब हो गई 120। अगर से रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 20 पंजे 100, रेशियो 20 छिक्के 120, तो ये हो गई रेशियो में। उसके बाद द प्राइस ऑफ अ टिकट आल्सो इंक्रीज बाई 8%। तो पहले अगर प्राइस ऑफ टिकट 100 रुपये थी तो अब हो गई वो 108 रुपये। अगर ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये 4 से कटेगा 25 बार और ये 4 से कटेगा 27 बार यानी 27 टाइम्स। उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्टेड, रेवेन्यू यानी राजस्व में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो अगर 5 सीट थी, पहले कितनी सीट थी सिनेमा हॉल सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, तो पहले 5 सीट थी और 25 रुपये की, यानी 25 रुपये टिकट की प्राइस थी, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा 125। अब 6 सीट्स हैं अब, और सीट की प्राइस जो है वो 27 रुपये यानी टिकट की, तो टोटल रेवेन्यू अब कितना होगा, तो अब होगा 162। तो कितना बढ़ गया 125 से रेवेन्यू कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया 37 रुपये, 37 यूनिट या 37 रुपये कुछ भी मान लेंगे। तो 37 रुपये बढ़ा कितने पर, 125 रुपये पर।
इंटू परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 से 4 टाइम्स, 25 से ये 5 टाइम्स, 37 इंटू 4 यानी 37 इंटू 4 अपॉन 5। तो 37 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 5। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45.56 है 30%, यानी 29.6% इंक्रीज होगा। लेकिन इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को एक और मेथड से करेंगे हम। इसमें क्या है 20% इंक्रीज है और 8% इंक्रीज है। तो सक्सेसिव मेथड, जो सक्सेसिव मेथड होता है हमारा, सक्सेसिव मेथड उसका फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव मेथड उसका फॉर्मूला होता है जब 2% हमें दे रखी हो तो इक्विवेलेंट अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, यानी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी 20% और प्राइस ऑफ टिकट बढ़ा 8%, तो रेवेन्यू कितना बढ़ा? तो डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए बी अपॉन 100। ए क्या है, बी क्या है, यानी पहली परसेंटेज यानी 20 प्लस दूसरी परसेंटेज यानी 8 प्लस 20 इंटू 8 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा 160 अपॉन 100, तो 0 से 0 और ये हो जाएगा 28 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6। तो अब यहाँ से भी कितना आया 29.6%। तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं या हमारा जो दूसरा मेथड था इससे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ए borrowed a sum of 3000 from his friend B on 31st December 2007 on the condition that he would return it after 1 year with simple interest at 15% per annum. But A is in a position to return the money only on 31st August 2008. How much money does A have to return to B? यानी A ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र B से 3000 रुपये की धनराशि, यानी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 3000 रुपये, 3000 रुपये, इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 15% के साधारण वार्षिक ब्याज के साथ लौटा देगा, और हमारे पास रेट कितना है 15%। किंतु ए 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। तो उसने ली कितनी 31 दिसंबर को, ली कब थी 31 दिसंबर, और उसने लौटा दी 31 अगस्त। तो कितने टाइम पीरियड के लिए उसने वो अमाउंट लिया? तो टाइम हमारा होगा 8 मंथ्स। कितना होगा 8 मंथ्स। अगर इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में क्यों, क्योंकि जो हमारा रेट है वो 15% पर एनम है, यानी ईयर, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/12 ईयर, 8/12 ईयर। तो इससे हमसे पूछा क्या है, ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी होगी। तो कितनी धनराशि लौटानी होगी, सिंपल इंटरेस्ट थी, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है, यानी प्रिंसिपल 3000 रुपये, R यानी 15% और रेट यानी रेट 15% और टाइम 8/12 ईयर्स अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स और 4 से 2 टाइम्स, तो कितना होगा 5 2 10 इंटू 30, यानी ऐसा ही कितनी आई 300 रुपये। तो उसे कितने अमाउंट लौटाने होंगे, यानी हाउ मच मनी डज ए, तो 3000 रुपये तो लिए थे और उसकी ब्याज 300 रुपये उसकी ब्याज हो गई, तो कितने लौटाएगा ए जो है बी को कितने रुपये लौटाएगा 3300। कितने लौटाएगा 3300। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3300 यानी 3300 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days and Sudha can do the same work in 16 days. If the work starts with Sudha and then they work alternatively for 1 day each, then in how many days will the work be completed? यानी रवि, एक है रवि और दूसरे सुधा, रवि और सुधा। रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, यानी रवि उस काम को 40 दिन में कर सकता है, और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है, और सुधा उसी कार्य को 60 दिन में कर सकती है। टोटल वर्क यानी इन दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। तो रवि एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, और सुधा एक दिन में कितना कार्य करेगी 2, क्योंकि 40 से अगर पूरे टोटल कार्य में डिवाइड करेंगे तो 3, और सुधा 60 कार्य करती है, 60 दिन में कार्य करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 2। उसके बाद यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, यानी पहले दिन किसने कार्य किया सुधा ने, यानी 2 कार्य किया, यानी 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्क, 2 वर्क। दूसरे दिन किसने कार्य किया रवि ने, यानी 3 कार्य किया, उसने कितना काम किया 3। तो यानी 2 दिन में, यानी दूसरे दिन में, यानी 2 दिन में
कितना काम होता है, 5 कार्य, यानी 5 वर्क होता है। 5 काम कितने दिन में होता है, 2 दिन में, 2 दिन में 5। तो एक वर्क यानी एक काम कितने दिन में होगा, एक काम होगा हमारा 2/5 और टोटल कार्य है कितना, 120। तो टोटल कार्य कितने दिन में होगा, 2/5 इंटू 120 और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 48 डेज, यानी 48 दिन में हमारा टोटल कार्य खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 दिन यानी 48 डेज। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपिंग एंड 72 किलोमीटर पर आवर विद स्टॉपिंग। हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप्स पर आवर ऑन एन एवरेज। यानी एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो कितने मिनट रुकती है यानी हमें बताना है टाइम, हमें बताना है टाइम, और टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और इसमें हमें क्या याद रखना है कि जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस होती है चालों का अंतर यानी स्पीड का डिफरेंस। 80 किलोमीटर और 72 किलोमीटर, तो इनका डिफरेंस लेना होगा हमें, 80 और 72 का डिफरेंस, तो वो कितना होगा 8। और जो हम स्पीड लेते हैं यहाँ पे वो लेते हैं विदाउट स्टॉपिंग यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे। जो स्पीड लेनी है हमें वो विदाउट स्टॉपिंग वाली स्पीड लेनी है और जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है हमें इन दोनों का डिफरेंस। तो बस यही हमें याद रखना है और कुछ नहीं है इस सवाल में। तो ये आएगा घंटे में, किसमें, घंटे में, क्योंकि डिस्टेंस और जो स्पीड की थी, जो स्पीड थी वो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में थी। तो ये टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, घंटे में। तो 8 से ये कटेगा 1/10, अगर इससे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई, तो 0 से 0, तो ये हो गया 6 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। द हाइट्स ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 2:1 एंड द रेडियाई आर इन द रेशियो 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कितने कोन्स हैं, 2, तो उनका हाइट यानी H1 और H2, जो हाइट का रेशियो है वो है 2:1, और जो उनके रेडियस यानी R1 और R2 का रेशियो है वो है 1/2 यानी 1:2। तो जो उनके वॉल्यूम यानी V1 और V2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जो रेशियो होगा पहली कोन का और दूसरी कोन का वो कितना होगा, 1/3 पाई R² H होता है फॉर्मूला, ये होगा 1/3 पाई R² H। लेकिन यहाँ होगा R1 H1 और यहाँ होगा R2 और H2। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। H1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा इंटू 2, 1 का स्क्वायर इंटू 2। और ये R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 यानी 2 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4। तो 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2। तो जो उनको वॉल्यूम्स हैं उनका रेशियो कितना आएगा, 1:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन दिस सम बिकम्स 9,261, देन फाइंड द टाइम पीरियड। यानी 8,000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9,261 हो जाती है। तो समयावधि ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास जो रेट है, रेट वो है 10% पर एनम, 10% पर एनम। लेकिन हमसे पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली जो रेट होगा, हाफ ईयरली जो रेट होगा वो होगा 10/2 यानी 5%। कितना होगा, 5%। अब 5% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो हो जाएगा 5/100 यानी 1/20। तो एक तरफ लिखेंगे हम प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। तो प्रिंसिपल यानी 20, तो 20 का एक रुपये होगा इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा अमाउंट 21। कितने दिन में, 6 मंथ्स में, 6 मंथ। क्योंकि ये क्या है, ये है हाफ ईयरली, 5% क्या है, हाफ ईयरली। ऐसे ही 20 का 21 हो जाएगा अगले 6 मंथ में, और ऐसे ही 20 का 21 हो जाएगा उससे अगले 6 मंथ्स में। कितने में, 6 मंथ्स में। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 20 × 20 × 20 यानी 8,000,
और जो अमाउंट है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 9261। और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ अ सम ऑफ 8000, तो हमारा सम कितना है 8000 और अमाउंट 9261। और कितने दिनों में हुआ ये? 6 मंथ यानी एक ईयर, इससे 6 मंथ और 6 मंथ कितने हो गए? 1 साल हो गई, और ये अलग से 6 मंथ, यानी 1 ईयर और 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ्स में, यानी 1 ईयर और 6 मंथ को हम लिख सकते हैं 6/12 ईयर, 6/12 ईयर, यानी ये 1 होल 1/2 ईयर्स में हमारा जो प्रिंसिपल था 8000, वो हो जाएगा 9261। यहाँ पे बहुत से बच्चों ने क्या किया है, यहाँ पे ये 3 लिख दिया है, क्योंकि 20 3 बार आया तो 3 साल लिख दिया। 3 साल नहीं होगा, क्योंकि ये होगा हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली में 5%। तो 20 से 21 कब होगा? 6 महीने में ही हो जाएगा, 6 महीने, और ये अगले 6 महीने में 20 से 21 होगा, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने यानी 18 महीने, यानी 1 होल 1/2 ईयर्स होगा। इसका आंसर कितना होगा? 1 होल 1/2 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 महीने, या ऑप्शन के अनुसार 1 होल 1/2 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। चूज द ट्रू स्टेटमेंट अमोंग द गिवन स्टेटमेंट्स। दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवीजर, यानी महत्तम समापवर्तक को कम से कम सामान्य विभाजक भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? जैसे हम दो संख्या लेते हैं 20 और 16, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो इनका एचसीएफ होगा 4। एचसीएफ क्या होगा? 4। तो इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ दोनों एक ही बात है। तो इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवीजर। अब लीस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन डिवीजर होता है कम से कम सामान्य विभाजक, यानी 20 और 16 की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो क्या होगी? वो तो 2 होगी, क्योंकि 2 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 20 को भी डिवाइड करेगी और 16 को भी डिवाइड करेगी, यानी वो क्या है? लीस्ट यानी सबसे छोटी, कॉमन यानी दोनों, यानी 20 को भी डिवाइड करेगी और 16 को भी डिवाइड करेगी, और डिवीजर यानी डिवाइड करने वाला, विभाजक। तो एचसीएफ जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो है 4, और जो लीस्ट कॉमन डिवीजर आया है वो आया है 2। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द लीस्ट कॉमन डिवीजर। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एचसीएफ जो है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वो आया है 4, और जो लीस्ट कॉमन डिवीजर है यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या को डिवाइड कर दे, तो वो तो आई है 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम। द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल गिवन नंबर्स आर लिस्टेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे 20 और 16 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो उसके बाद 20 का फैक्टर अगर हम करेंगे 20 के, तो वो कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, और 16 के फैक्टर हम करेंगे तो वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें क्या बोला है? इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी फैक्टर करके हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। तो द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल हो या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, उसका मतलब क्या होता है? एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकालते कैसे हैं? तो 2 और 2 कॉमन है तो 2, 2 और इसमें भी 2 कॉमन है तो 2, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 4। तो हम एचसीएफ निकालते हैं ऐसे, और ये संख्या क्या रह जाती है? ये छूट जाती हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एचसीएफ, द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड, यानी हम जो प्रोडक्ट हैं सारे नंबर्स को लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, जितने भी ये नंबर्स हैं क्या हम सबको लिखते हैं? सबको नहीं लिखते, क्योंकि हमने केवल कॉमन को लिखा है, और ये 5 और ये वाला 2 और ये वाला 2 रह गया। लेकिन ऑप्शन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर लिस्टेड, हम सभी नंबर्स को नहीं लिखते। कब लिखते हैं? वो एलसीएम के केस में लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, एचसीएफ इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। तो एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता। अभी हमने ऑप्शन नंबर 1 में ही देखा था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 आया था, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ क्या था? 4। तो एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच बोथ नंबर आर डिवाइडेड, यानी अभी उसी संख्या को लें 20 और 16,
इनका एचसीएफ क्या आया था, इनका जो एचसीएफ था वो कितना था, वो था 4। तो 4 ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। इसमें क्या बोला था, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4 ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी 2 या 2 से अधिक नंबर का इज द लार्जेस्ट नंबर बाई विच बोथ द नंबर्स आर डिवाइडेड। यानी जो एचसीएफ है वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित होंगी। तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ये क्या है, ट्रू। हाँ, क्योंकि 4 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों संख्या डिवाइड होंगी, और इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो 20 और 16 को भी डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और यही हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स कॉस्टिंग 42,600 rupees each. On the first article, he incurred a loss of 25%, while on the second article, he made a profit of 20%. Find his overall percentage profit or loss, giving your answer correct to 1 decimal place. यानी एक व्यक्ति ने प्रत्येक प्रत्येक पर ध्यान देना, प्रत्येक 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची। यानी जो बेची हैं एसपी है वो दोनों का सेम है, क्योंकि एक चीज़ जो एक वस्तु है उसने 42,600 की बेची और दूसरी भी 42,600 की बेची, क्योंकि इसमें लिखा है एक व्यक्ति ने प्रत्येक को 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची हैं। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, यानी पहली वस्तु उसने 100 रुपये की खरीदी होगी तो 25% की हानि हुई, यानी 75 रुपये में उसने बेच दी। और दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदी होगी और 20% के लाभ यानी 120 में बेच दी। अगर इसे हम काटा पीटी करें तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 तिया 75, और ये 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है सीपी और ये क्या है एसपी। और एसपी क्या है, एसपी सेम है, क्योंकि उसने 2 आर्टिकल 42,600 के बेचे हैं प्रत्येक, यानी पहला आर्टिकल भी 42,600 और दूसरा आर्टिकल भी 42,600। तो एसपी सेम है और यहाँ भी एसपी हम सेम करनी होगी, तो यहाँ हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और ये 5 और 6 एज इट इज़। तो ये कितना हो गया, एसपी भी 6 है और यहाँ पे भी एसपी 6 है। तो यानी सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी 13 है और टोटल एसपी कितनी होगी 12। यानी उसने 13 रुपये में दोनों वस्तुएं खरीदी और दोनों वस्तुएं 12 रुपये में बेच दी। तो क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर, 13 रुपये पर। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/13। अब 13 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, ये जाएगा 7 टाइम्स 7%, क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 7.7% लॉस इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। रिचर्ड ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रॉम सी टू डी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। इफ ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ रिचा। यानी ये ए बी बी सी सी डी, यानी ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ये क्या है, ये चारों, ये यानी सॉरी ये तीनों ए बी बी सी और सी डी बराबर हैं। तो ए बी, रिचा ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, यानी रिचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी ये उसने कवर किया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। हमें बताना है उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये तीनों बराबर हैं, ए बी बराबर है, बी सी बराबर है और सी डी बराबर है। तो इसे हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस, ए बी को मान लेते हैं 60, बी सी को मान लेते हैं 60 और सी डी को मान लेते हैं 60 क्या, किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है। अब आप पूछेंगे आपके 60 ही क्यों माना, क्योंकि 15, 20 और 30 से ये 60 तीनों से ही डिवाइड होता है, यानी तीनों से ही कटता है। 60 जो है 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। हमने कटने वाली डिजिट क्यों ली है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60, 60 और 60, यानी ये हो गई 180 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे में ट्रेवल करेगा, तो वो 4 घंटे में, प्लस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने घंटे में ट्रेवल करेगा, 3, क्योंकि टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 60 अपॉन स्पीड कितनी है 20, तो कितना आएगा 3।
ऐसे ही 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने देर में ट्रेवल करेगा, तो वो होगा 2। तो ये कितना होगा, ये होगा 180, और 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 से काटेंगे तो कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड हमसे पूछी थी, कितनी आ गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 33 होल 1/3% of total capital and B invested 33 whole 1/3% of remaining capital and C invested the remaining capital. If the total profit at the end of the year is 20,250 rupees, then how much more is C's profit than B's profit? सबसे पहले हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है कैपिटल इनटू टाइम। अब टाइम पर अगर एक बार हम फोकस करें तो टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया। क्वेश्चन में बोला है एट द एंड ऑफ ईयर। ए, बी और सी का टाइम अलग अलग नहीं दिया गया है, इसका मतलब टाइम तीनों का सेम है, यानी टाइम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल के, यानी जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो हम टोटल कैपिटल क्या मानेंगे, टोटल कैपिटल वो मानेंगे हम 9। अब 9 ही क्यों मानी हमने, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन देखेंगे हम, यहाँ क्या है 1/3 और बी में क्या है 1/3, तो 1/3 और 1/3 ये कट जाएगा डायरेक्टली, तो हम 9 मान सकते हैं, या आप 27 मान लीजिए, 81 मान लीजिए, यानी जो 3 से कट जाए आसानी से उसको हम मानेंगे टोटल कैपिटल। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, ए इन्वेस्टेड 33 होल 1/3% ऑफ टोटल कैपिटल। तो ए ने इन्वेस्ट किया 33 होल 1/3%। अब इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 1/3, यानी 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है 9, तो 9, तो 3 3 जा 9, यानी ए ने इन्वेस्ट किया 3। अब बचा कितना, 9 में से 3 गए तो बचा कितना, 9 में से 3 गए तो कितना बचा 6, तो रिमेनिंग का 1/3। बी इन्वेस्टेड 33 होल 1/3%, यानी 1/3 ऑफ रिमेनिंग कैपिटल। तो बी ने इन्वेस्ट किया 1/3 ऑफ रिमेनिंग। अब 1/3 ऑफ रिमेनिंग करेंगे यानी 6 का, तो कितना आएगा, ये आएगा 2। तो ए का आ गया 3, बी का आ गया 2, कितना हो गया 5, और सी इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल। तो सी ने कितना किया 4, क्योंकि 3 और 2 5, तो ये हो गई। टोटल कितना था 9, तो 9 में से 5 गए तो 4। तो अब क्या हुआ, जो कैपिटल है, कैपिटल उसका रेशियो कितना आया, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना आया, ए ने कितना किया 3, बी ने 2 और सी ने 4, तो 3 2 4, तो रेशियो कितना आया 3 2 4। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 3 और 2 5 और 4 9, यानी टोटल 9। तो ये जो रेशियो है कैपिटल का, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, वही क्या होगा प्रॉफिट का रेशियो। क्योंकि टाइम हमें नहीं, मतलब टाइम जो है उस पर डिपेंडेंसी नहीं है प्रॉफिट की, क्योंकि टाइम सब तीनों के लिए बराबर है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कैपिटल के बराबर है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ था सवाल में, 20,250। तो जो हमारा प्रॉफिट है टोटल 20,250, वो 9 की वैल्यू है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना है 9, क्वेश्चन में कितना दिया गया है 20,250, तो 20,250 की वैल्यू है 9 इंटू, हमसे पूछा है कि सी का प्रॉफिट जो है, सी का प्रॉफिट बी से कितना अधिक है, तो बी से कितना अधिक है 2 अधिक है, क्योंकि बी का प्रॉफिट है 2 और सी का प्रॉफिट है 4, तो कितना अधिक है 2 अधिक है। अब 9 से काटेंगे, 9 2 जा 18, और ये बच्चे 9 2 जा 18, 9 5 जा 45 0, तो ये हो जाएगा 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5 2 2 जा 4, 4500 रुपये, यानी प्रॉफिट हो जाएगा 4500 रुपये, यानी सी का प्रॉफिट बी से 4500 अधिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 4500 रुपये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.4 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 0.28 माइनस 0.2 और 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 प्लस, और 1.2 और 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.92। अब ब्रैकेट 0.7 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 0.28 में से 0.06 जाएगा तो ये बचेगा 0.22 प्लस ये हो जाएगा 1.92। उसके बाद इसे सॉल्व करें तो 0.7 इंटू 0.4 अपॉन, ये डिवाइड में तो नीचे लिख देंगे इसे 0.22 और प्लस 1.92, और ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पॉइंट कट जाएंगे और यहाँ से भी 2 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन 22 प्लस ये हो जाएगा 192 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और नीचे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो, तो ये हो जाएगा
28/22 प्लस 192 अपॉन 100। तो इसे 2 से काटेंगे और इसे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14/11 प्लस इसे 4 से काटेंगे, इसे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 और 25। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 275। 14 इंटू ये जाएगा 25 टाइम्स प्लस 48 ये जाएगा 11 टाइम्स। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 350 प्लस 48 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 528 अपॉन 275। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 878 अपॉन 275। तो क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना होगा, 878 अपॉन 275। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन एन इंटीजर n, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6n प्लस 3 का स्क्वायर, ये 2 नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 9। यानी एक पूर्णांक n दिया गया है, 6n प्लस 3 का स्क्वायर को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो इसके दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, 6n प्लस 3, ये क्या है इसका स्क्वायर, तो इसे ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 6n का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2a और ये हो जाएगा b। तो ये कितना हो जाएगा 36n स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस ये हो जाएगा 36n। अगर हम इसमें से 9 कॉमन ले लें 9 और ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 4n। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 9 इसमें से कॉमन आ गया तो ये क्या है 9 का मल्टीपल। अब ये 9 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है ये 9 से पूरा डिवाइड होगा, और जब ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर वो कितना होगा, इसका रिमाइंडर होगा 0, क्योंकि 9 इसमें से कॉमन आ गया यानी 9 इसका मल्टीपल है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 0। एक मिनट आपको अगर समझ में नहीं आया तो जैसे 100 है और 100 में से अगर 4 कॉमन आ जाता है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 25। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 इसका क्या है मल्टीपल है। ऐसे ही 16, अगर 16 में से हम 4 कॉमन ले लें तो ये कितना होगा 4 इंटू 4, यानी 4 इसके कॉमन आ गया, यानी 4 इसका मल्टीपल है, 4 इसका फैक्टर है। तो इससे 4 डिवाइड करेंगे 4 से अगर 16 को तो रिमाइंडर क्या होगा 0। ऐसे ही अगर 25 है, 25 में से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 5 और 7, तो 5 कॉमन आ गया यानी 5 इसका फैक्टर है, यानी 5 इसका मल्टीपल है। तो अगर 25 में 5 के डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 9 हमने कॉमन ले लिया, अब 9 कॉमन ले लिया, 9 इसका फैक्टर हो गया, 9 इसका मल्टीपल है, तो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0। और दूसरा मेथड में क्या था, दूसरा मेथड मैंने बताया था, ऐसे ये क्या है 6n प्लस 3 का स्क्वायर। तो सेकंड मेथड क्या था कि n की जगह हम कोई भी वैल्यू रख के देख लें, जैसे कि n की जगह अगर हम रखें 0, जैसे n इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना होगा 9। अब 9 को 9 से डिवाइड करके देखो कितना आया रिमाइंडर 0। n की जगह हम 1 रख के देखें तो 6 इंटू 1 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 6 और 3 9, और 9 का स्क्वायर 81, और 81 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 0। ऐसे ही n की जगह हम 2 रखें, 1 रखें, 3 रखें, कितनी भी संख्या रखें, इंटीजर रखें, यानी n क्या है, n क्या है, n एक इंटीजर है। तो अगर n की जगह हम इंटीजर रखेंगे, कोई भी संख्या 1 2 3 रखेंगे और उसका आंसर क्या आएगा 0। और ये मैंने रख के भी दिखाया, 0 रखने पर भी 0 रिमाइंडर आया, 1 रखने पर भी 0 रिमाइंडर आया। और अगर ऐसे करेंगे हम 9 कॉमन आ गया था तो भी रिमाइंडर क्या आएगा 0। किसी भी मेथड से करके देख सकते हैं, रिमाइंडर कितना होगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज एज ऑफ 66 होल 2/3% ऑफ द चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 13 ईयर्स, यानी 66 होल 2/3%। अगर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 ऑफ चिल्ड्रन की जो एवरेज एज है वो कितनी है 13 ईयर्स, कितनी है 13 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ ग्रुप इज 14.5 ईयर्स। व्हाट इज द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, मिक्सर एंड एलिगेशन का सवाल है ये, एलिगेशन से करेंगे हम इसे। एक समूह में 66 होल 2/3% बच्चों की औसत आयु 13 है, 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/3, तो रिमेनिंग बच्चे कितने होंगे 1/3। अगर जैसे टोटल बच्चे 1 हैं तो 1 में से माइनस करेंगे 2/3 तो कितना होगा रिमेनिंग बच्चे 1/3। तो उनका कितना है, उनके रिमेनिंग बच्चे को x हमें नहीं पता, क्योंकि पूछा क्या है द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रन।
तो रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने 1/3, उनकी एवरेज एज कितनी है x, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है टोटल एज, टोटल बच्चों की एज, द एवरेज एज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन कितनी है 14.5। और इसे अगर हम रेशियो को काट दें 3 से 3 तो ये हो जाएगा 2:1। तो फाइनली ये क्या हुआ, ये होगा 13, यहाँ पे हुआ x, यहाँ पे ये 14.5 और रेशियो कितना आया, रेशियो आया इसका 2:1। तो आपको पता होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में 13 और 2 का मल्टीप्लाई यानी 13 × 2 और प्लस करें उसमें x × 1 का मल्टीप्लाई x × 1 और इन दोनों को अगर प्लस कर दें 2 + 1 तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगी, तो हमें ये वाली वैल्यू प्राप्त होती है 14.5। दोबारा समझिए, अगर 13 × 2 करें और x × 1 करें और डिवाइड करें उसमें इन दोनों का सम को यानी 2 + 1 को, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 14.5। तो इससे सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा 26 + x/3 = 14.5। तो ये कितना होगा 26 + x/3 = 14.5। तो ये हो जाएगा 26 + x, अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये कितना होगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 13, 3 × 1 = 3 और ये 4। x = 43.5 - 26। तो ये हो जाएगा हमारा x = 17.5 और x क्या थी, x थी जो यहाँ पे आई है, x क्या थी, x हमने क्या मानी थी, रिमेनिंग चिल्ड्रन की एवरेज एज। तो x की वैल्यू कितनी आई 17.6 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया 17.6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। बाय सेलिंग अ चेयर एट डिस्काउंट ऑफ 20%, अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CP मानेंगे 100। CP क्या मानेंगे 100 और एक फॉर्मूला होता है वो क्या है MP × 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल CP × 100 और यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस दिया हुआ था तो होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज होता, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 अपॉन में 100 ही तो होता है 100, तो 100 से 100 कैंसिल। अब MP हमें नहीं दिया हुआ तो MP × 100 ये कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल CP हमने कितना माना है 100 × ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, तो ये हो जाएगा 20। तो MP × 80 इक्वल ये हो जाएगा 100 × 120। तो 20 से ये कटेगा 4 बार और 20 से ये कटेगा 6 बार और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स यानी 25 बार। तो जो हमारा मार्क प्राइस है यानी MP है वो कितना हो गया, वो हो गया 150। तो अब क्या है, इफ़ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी अगर हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएं तो MP × 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 30 हो गया आपके, इक्वल CP हमने कितना माना था 100 × 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है हमें। तो MP कितना आया था 150 × ये कितना हो गया 70 इक्वल ये कितना हो गया 100 × ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हुआ तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 15 × 7 क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 इक्वल ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 105 और इधर माइनस करेंगे तो 100 इक्वल प्रॉफिट, तो ये कितना होगा 5%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा 5%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा 5%। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसकी PDF की लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।